हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंघाटिया और आज मैं आप सबके बीच हूँ योजना पत्रिका, जो हमारी अप्रैल महीने की योजना पत्रिका है, उसके एक आर्टिकल के साथ। आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल है। आर्टिकल जो है उसकी हेडलाइंस है स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में युवाओं के लिए अवसर, जो कि एक प्रमुख आलेख है हमारी पत्रिका का। और लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि इनके लेखक जो है अनुराग सिंह ठाकुर हैं, ठीक है, जो कि सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री है। ठीक है, तो भारत के सूचना प्रसारण युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का ये आर्टिकल स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में युवाओं के लिए, बेसिकली युवाओं के लिए कौन कौन से अवसर है, तो इससे रिलेटेड ये हमारा आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। स्टार्टअप संस्थाओं की दास्तान का संबंध सिर्फ संख्याओं से नहीं है, क्योंकि जैसे ही स्टार्टअप की बात आती है तो लाखों स्टार्टअप एकदम से एक एक दिन में 2-4 महीनों में एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टार्टअप का मतलब सिर्फ उनकी संख्याओं से नहीं है, यह नए भारत के नूतन अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता की कहानी है कि नए भारत के अंदर जो हमारी स्टार्टअप की जो क्षमता है उसका लाभ कितने ज़्यादा लोग उठा रहे हैं, उठा पाते हैं, उसकी क्षमता की कहानी है, ना कि उनके नंबर से है कि जितने नंबर ऑफ स्टार्टअप्स रेडी होंगे, हो सकता है उनमें से कुछ फेल हो जाएं, हो सकता है उनमें से कुछ कर्ज में डूब जाए, लेकिन यहाँ पर यानी उनकी संख्या से मतलब नहीं है, बल्कि वो कितना इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं, उसकी दास्तान की कहानी है ये। इस नए भारत में नीतियों के केंद्र में एक सुविचारित अर्थनीति है। नए भारत में नीतियों के केंद्र में, यानी जो नीतियां बनाई जानी हैं या नीतियां बनाई जा रही हैं, उनके अंदर एक सुविचारित अर्थनीति होनी चाहिए जिससे ज़रूरी बदलाव आ रहे हैं। यानी कि एक्चुअल में जो हमारी नीतियां हैं उसमें सुविचारित अर्थनीति जो है उसमें डिसाइड करी गई है, जिससे नए हमारे जो है बदलाव आ रहे हैं, जो कि ज़रूरी है। मौजूदा समय में विश्व मानव सभ्यता की जटिलतम समस्याओं के समाधान मुहैया कराने में भारतीय युवाओं की क्षमता, ज्ञान और ताकत का लोहा मानता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आज जो है हमारा समाज, पूरा विश्व जो है वो विश्व भर की जटिलतम समस्याओं का सामना कर रहा है, और कहीं ना कहीं भारत ने निश्चित रूप से जो समाधान है मुहैया करवाने में अपना बहुत ही अहम रोल निभाया है। पिछले सालों में हमने देखा भारत सरकार देश में विश्व भर से पूंजी निवेश और सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेष परिपाटियां लाने में सक्षम भी रही हैं। यानी कि विदेशों से पूंजी लाने में और जो नवोन्मेष करने में, या ये माने कि विदेशी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने लगे हैं पुराने समय की तुलना में, तो ये सब करने में भारत सरकार जो है डेफिनेटली सक्षम रही है। तो इसी से संबंधित एक आर्टिकल हमारा, चलिए प्रारंभ करते हैं। विश्व का सबसे युवा लेकिन विशालतम लोकतंत्र भारत 75 साल का हो चुका है। राष्ट्र 2047 में अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष भी मनाएगा। 2047 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले 25 वर्षों को अमृतकाल का नाम दिया है। यह 2047 के बाद शुरू होने वाले स्वर्णिम युग का द्वार होगा। प्रधानमंत्री ने तब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी जाहिर किया है कि 2047 तक जब हम हमारा शताब्दी वर्ष बना रहे होंगे, आज़ादी का शताब्दी महोत्सव बना रहे होंगे, उस काल तक हमें जो है अमृतकाल डिसाइड किया है, और उस काल तक हम विकसित राष्ट्र जो है भारत बन चुका होगा, ऐसी हम परिकल्पना करते हैं, ऐसा हम संकल्प करते हैं। आज के युवा उस रथ के अर्जुन हैं जो भारत को अमृत यात्रा पर ले जाएंगे, और यह यात्रा भारत को विश्व गुरु बनाएगी। इस यात्रा से यह स्थापित होगा कि 21वीं शताब्दी भारत में 21वीं शताब्दी जो है वो वास्तव में भारत की सदी है। वर्तमान में विश्व की उम्र जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, डेफिनेट सी बात है, लेकिन भारत अब भी नौजवान है और 2070 तक सबसे युवा बना रहेगा। युवा यानी कि यहाँ पर जो युवा जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है, बेहतरीन है। हमारे 1.4 अरब मानव संसाधनों में से लगभग 1 अरब भारतीय 35 साल के कम उम्र के हैं। यानी कि मानव संसाधन एक बहुत बड़ा संसाधन, बहुत ही अमूल्य संसाधन होता है डेफिनेटली, और लगभग हमारे 1.4 अरब मानव संसाधन में से 1.4 जो हमारा मानव संसाधन है उसमें से 1 अरब 35 साल के कम उम्र के भारतीय हैं, यानी कि नौजवान पीढ़ी हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि भारत जो है डेफिनेटली नौजवान देश है। हमारी औसत उम्र 29 वर्ष है। हमारी औसत उम्र अगर हम निकालें तो वो कितनी है, 29 वर्ष है, जो कि नौजवान में आती है। वर्ष 2047 में
वैश्विक श्रम बल का जितना श्रम बल है पूरे विश्व का 2047 में, तो 21% किस में होगा, भारत में होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन का काम बारीकी से कर रही है ताकि देश अपनी अनुकूल जनसंख्या की, जो उनकी अनुकूल जनसंख्यिकी है, उसका लाभ पूरी तरह से उठा सके। इसीलिए भारतीय युवाओं को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनमें स्टार्टअप इंडिया निर्णायक और असाधारण है। कि स्टार्टअप इंडिया बहुत ही बेहतरीन कदम है। स्टार्टअप, उद्यमिता और सीडिंग जैसे शब्दों को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने का श्रेय 16 जनवरी 2016 को शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया को ही जाता है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 में हुई। साथ ही स्टार्टअप, उद्यमिता और सीडिंग जैसे शब्दों को प्रचलन में लाने का या उनको लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है इसको जाता है। यह राष्ट्र के नवोन्मेषकों, उद्यमियों और चिंतकों का आह्वान करता है, यानी उन्हें इनवाइट करता है कि वे भारत के संवहनीय आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों के सृजन में नेतृत्वकारी भूमिका संभालें। स्टार्टअप इंडिया भारत के तेज रफ्तार, सतत नवोन्मेषी यानी नए नए तरीके लाना, नई नई खोजें करना, नए जो है नवाचारित जो सिस्टम है उसको लाना और मजबूत उद्यमिता तंत्र की वैश्विक तौर पर प्रसिद्ध यात्रा का प्रतीक बन गया हमारा स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप संस्थाओं की दास्तान का संबंध सिर्फ संख्याओं से नहीं है, यह नए भारत के नूतन अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता की कहानी है कि नए अवसरों का हम कितने % कितना लाभ उठा सकते हैं। और इस नए भारत में राजनीति के केंद्र में एक सुविचारित अर्थनीति है जिससे ज़रूरी बदलाव हमारे आ रहे हैं। भारत में स्टार्टअप इंडिया के गठन की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश में स्टार्टअप संस्थाओं को सभी आवश्यक नीतिगत, संस्थानिक और नियामक व्यवस्थाएं मुहैया करा रही हैं। डेफिनेट सी बात है कि जब से मोदी जी का कार्यकाल स्टार्ट हुआ है तब से अब स्टार्टअप इंडिया इस तरह की जो कीवर्ड्स हैं वो हमें ज़्यादा प्रचलन में, ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। नया भारत, युवाओं के लिए अवसर। मौजूदा समय में भारत आकार और पैमाने दोनों के लिहाज से अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध करा रहा है और भारत सरकार देश में विश्व भर से पूंजी निवेश और सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेष परिपाटियां लाने में सक्षम रही हैं। डेफिनेट सी बात है, यह प्रतिबद्ध नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए तेज व्यवसायीकरण को भी प्रेरित करता है। हम अपने युवा उद्यमियों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है कि हमारे जो युवा उद्यमी हैं उनको सर्वश्रेष्ठ जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज़ादी मिलने के बाद से भारत में कुल 950 अरब डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। यानी आज़ादी मिलने के बाद से अगर हम अब तक देखें तो भारत में कुल 950 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हुआ है। और इसमें से 532 अरब डॉलर, देखिए 950 में से 532 अरब डॉलर का FDI जो है वो पिछले लगभग 8 वर्षों में ही आया है। सबसे अच्छी बात यह है कि FDI कुल 162 देशों से 61 सेक्टरों में 31 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में किया गया है। डिजिटल इंडिया जैसे कदमों से गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आने के परिणाम स्वरूप खासतौर से राष्ट्र के दूर दराज के हिस्सों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा मिला है। जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो है स्टार्टअप पारिस्थितिकी एक तंत्र इस्टेब्लिश हो रहा है। मार्ग पोर्टल नवोन्मेषकों और स्टार्टअप संस्थाओं को महत्वपूर्ण अवसरों और वित्त पोषण तंत्र का लाभ उठाने में भी मदद मिल रही है। वित्त पोषण का मतलब होता है कि पूंजी का प्रवाह होना चाहिए हर आखिरी व्यक्ति तक, जो भी स्टार्टअप करना चाहता है उसे निवेशक मिल सके। तो इसके लिए ये जो हमारा सिस्टम एक पारिस्थितिकी तंत्र जो डेवलप हो रहा है इसमें इंटरनेट का या कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल रहा है। यह नए भारत में समावेशी विकास का सबूत है। इससे पता चलता है कि कैसे अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र भारत की विकास गाथा के केंद्र बन गए हैं। यानी केवल शहरों में ही विकास नाम से पहले सिर्फ शहर की इमेज बनती थी, लेकिन आज विकास गांवों में और जो अर्ध शहरी इलाके हैं वहां तक भी पहुंच चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हमारे स्टार्टअप कामकाज श्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है, जो कि हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं।
हमारे स्टार्टअप कामकाज के तौर तरीकों में बदलाव ला रहे हैं और मेरा विश्वास है कि वे नए भारत की रीढ़ बनेंगे। तो ये वक्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है। तो बेसिक सी बात है कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, उसके बाद देखें तो स्टार्टअप संस्थाओं की संख्या 452 और 2 फरवरी 2023 तक DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप संस्थाओं की संख्या लगभग 92,888 रही। 2021 एक यूनिकॉर्न जुड़ता है 29 दिनों में और 2022 एक यूनिकॉर्न जुड़ता है 9 दिनों में, यानी एक नया यूनिकॉर्न, एक नई संस्था 9 दिनों के अंदर जुड़ जाती है। स्टार्टअप इंडिया किट क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत मिलने वाले लाभों और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए स्टार्टअप इंडिया किट देखें। यह किट स्टार्टअप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.startupindia/government.in पर उपलब्ध है। इस किट में बाजार पहुंच, नियामक अनुपालन, सरकारी खरीद, वित्त पोषण, टैक्स, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि जिसे हम कॉपीराइट कहते हैं बेसिकली, से संबंधित मामलों में मिलने वाली सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। और किट में स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म www.startupindia/government.in के बारे में भी जानकारियाँ दी गई है। यह प्लेटफॉर्म परामर्शदाताओं, निवेशकों, एक्जिक्यूटरों, गतिवर्धकों, कॉरपोरेट्स और स्टार्टअप संस्थाओं तथा आकांक्षापूर्ण उद्यमों का नेटवर्क होने के साथ ही निःशुल्क सेवाओं, ज्ञान मॉड्यूलों, सरकारी योजनाओं, अवधारणा बैंक और सक्रिय कार्यक्रमों की जानकारी भी मुहैया करवाता है। तो स्टार्टअप किट में डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। इसके बाद देखिए भारत का, अगर स्टार्टअप इंडिया का जो तथ्य पत्र है उसके अकॉर्डिंग देखें तो भारत का रोजाना एक नए स्टार्टअप शुरू करने में पहला स्थान है। यानी नए स्टार्टअप करने में पहला फैक्ट क्या है भारत के लिए कि नए स्टार्टअप शुरू करने में, रोजाना नए स्टार्टअप शुरू करने में भारत का पहला स्थान है। और स्टार्टअप की संख्या में देखें तो भारत का दूसरा स्थान है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र भारत के पास है। तो किस तरह से 1, 2, 3 इस तरह से करके दिया हुआ है। 4 और 5 को एक साथ दिया हुआ है लेकिन परसेंटेज की फॉर्म में है कि 4 से 5% के लिए देखें तो कर सकता है देश के जीडीपी में 4 से 5% योगदान। यानी स्टार्टअप इंडिया जो है वो देश की जीडीपी में 4 से 5% का योगदान जो है इसका अनुमान लगाया जा रहा है। और एक बात है कि 3 यूनिकॉर्न की सबसे ज़्यादा संख्या वाले देशों में विश्व में तीसरा स्थान है भारत का। और G20 में अपनी अध्यक्षता में पहला स्टार्टअप 20 कार्य समूह हमारा भारत ने स्थापित किया है। बाजार की मांगों को पूरा करने में स्टार्टअप की भूमिका, कि स्टार्टअप किस तरह से बाजार के अंदर मांगों को पूरा करता है, डिमांड को फुलफिल करता है। तो इसमें पढ़ते हैं बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक अध्ययन के अनुसार, एक स्टडी के अनुसार 2000 के बाद जन्म लेने वाला हर भारतीय अपने जीवन काल में $2,40,000 खर्च करेगा। यानी एक भारतीय अपने पूरे जीवन काल में, अगर हम देखते हैं, माफ कीजिएगा, तो इनकी एक स्टडी के अनुसार अगर हम देखें कि जिस भी भारतीय ने 2000 के बाद जन्म लिया है तो वो अपने जीवन काल में $2,40,000 खर्च करेगा। और इस संख्या को 1.6 अरब से गुणा कर दें तो यह $384 खरब हो जाती है। और वर्ष 2047 तक भारतीय स्वदेशी बाजार और मांग का आकार और परिणाम बहुत ही विशाल होने वाला है। मौजूदा समय में विश्व की आबादी का 11% हिस्सा भारतीय गांवों में रहता है और हर मिनट लगभग 30 व्यक्ति भारतीय गांवों से शहरों में जा रहे हैं। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी है यहाँ पर। वर्ष 2047 तक विश्व के मध्य वर्ग का, जो मध्य वर्ग है उसका 20% हिस्सा भारत में होगा। विश्व का 20% मध्य वर्ग हिस्सा कहाँ पर होगा? भारत में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 25 वर्षों में एक पूरी तरह से नई शहरी आबादी होगी इसे आवास, अवसंरचना, भोजन, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक सुरक्षा समेत हर चीज़ की ज़रूरत होगी। डेफिनेट सी बात है। और इस तरह युवा उद्यमियों के सामने नवोन्मेष और बाजार में सकारात्मक हस्तक्षेप करने के लिए असंख्य क्षेत्र हैं, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्टार्टअप संस्थाओं के सामने लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने का अवसर मौजूद है।
ज्ञान आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था में अगर हम संभावनाओं की बात करते हैं, जो ज्ञान आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था है, तो देखिए वित्त मंत्री ने 2023-24 में संघीय बजट में भारत को ज्ञान आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही है। इसका मतलब है समूची अर्थव्यवस्था का वैज्ञानिक डिजिटलीकरण हो जाना चाहिए। भारत सरकार सरकारी प्रक्रियाओं के 100% डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही है कि जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, जितने भी सरकारी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी सरकारी कामकाज हैं, उनका 100% डिजिटलीकरण हो जाना चाहिए ताकि उन्हें ज़्यादा नागरिक केंद्रित बनाया जा सके, यानी हर नागरिक की पहुंच हो सके, हर व्यक्ति को सब चीज़ें मतलब पारदर्शिता रहे, जवाबदेही रहे और पहुंच बनी रहे। इसके तहत देश में किसानों के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित की जाएगी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों तथा अनुसंधान और विकास कंपनियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। औषधियों के क्षेत्र में अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के जरिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र संस्थानों को भी विकास किया जाएगा ताकि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके अलावा एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना भी की जा रही है। एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है डिजिटल पुस्तकालय जो है बनाया जा रहा है ताकि डिजिटल माध्यम से सभी पुस्तकें और इस तरह से डिजिटल कंटेंट जो है वहाँ पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कृत्रिम मेधा, कोडिंग, 3D प्रिंटिंग, वस्तु इंटरनेट का कौशल और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। देश में 30 स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 3 कृत्रिम मेधा उत्कृष्टता केंद्र और 5G एप्लीकेशनों के विकास के लिए 100 प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। सबको समान अवसर मुहैया करवाने के मकसद से सरकार 47 लाख युवाओं को वजीफा भी देगी। इसके बाद देखिएगा ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों की अगर हम बात करें तो ऊर्जा में देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। उसके बाद किस तरह से होते हुए हमारे घरों तक या फैक्ट्रीज तक या जिस भी तरह का हमारा सेटअप है वहाँ तक बिजली की किस तरह से पहुँच हो रही है, ये एक डायग्रामेटिकली हमें दिखाया गया है। वर्तमान में भारत सबसे ज़्यादा खर्च ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने में करता है, यानी कि ऊर्जा की जो हमारी भारत की ज़रूरत है उस पर हमारा सबसे ज़्यादा खर्च होता है। सरकार ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है और बजट में संवहनीय जीवन शैली को प्रोत्साहन देने के लिए, यानी संवहनीय जीवन शैली को प्रोत्साहन देने के अलावा स्वच्छ ऊर्जा के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हरित हाइड्रोजन मिशन को 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और भारत का सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में चौथा स्थान है। जैसा कि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में हाल में लिथियम के भंडार का पता चला है जिससे नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ये पता चल गया है। चलिए, ऊर्जा क्षेत्र में सफलता की बहुत सी गारंटी है हमारी, डेफिनेट सी बात है। युवाओं और स्टार्टअप संस्थाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए ताकि भारत 2047 तक ऊर्जा में आत्मनिर्भर और शुद्ध निर्यातक राष्ट्र बन सके। शुद्ध निर्यातक का मतलब है कि हम ऊर्जा के मामले में कुछ भी आयात न करके सिर्फ और सिर्फ निर्यात करें। सरकार भारतीय डिजिटलीकरण से उत्पन्न आंकड़ों के उपयोग से संबंधित एक राष्ट्रीय डाटा गवर्नेंस नीति जल्द ही लाने वाली है ताकि हम सारा का सारा जो आंकड़ा है, जो भी डाटा है उसके लिए डाटा गवर्नेंस नीति होनी चाहिए। इससे देश के आंकड़े नई प्रौद्योगिकियों और नवोन्मेषों के विकास के लिए भारतीय युवाओं को उपलब्ध होंगे। देश के विभिन्न आंकड़े उनके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। भविष्य में प्रौद्योगिकी में भारतीय नवोन्मेषक, अगर हम भविष्य की प्रौद्योगिकी में देखें कि भारतीय जो नवोन्मेषक है, जो कि रिसर्चर है एक तरह से ये बोलें, तो उनका क्या योगदान रहेगा, तो देखिए पिछले साल भारत में रियल टाइम लेन देन का 41% हिस्सा भारत में हुआ, यानी विश्व में जितना रियल टाइम लेन देन हुआ उसका 41% ओनली कहाँ पर हुआ, भारत में हुआ। इतिहास में पहली बार इस तेज रफ्तार और बड़े पैमाने का डिजिटलीकरण हो रहा है। भारत स्वतंत्र विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत प्रौद्योगिकी उद्योग में तेजी से कदम बढ़ा रहा है और राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी संघ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिसे नॉस्कॉम कहते हैं, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में
इससे पहले के वित्त वर्ष की तुलना में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की जो वृद्धि दर रही है वो 15.5% रही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और इस दौरान प्रौद्योगिकी क्षेत्र का राजस्व 200 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा हो गया है। कृत्रिम मेधा, ब्लॉकचेन, एनीथिंग एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्माइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, हाइपर स्केल कंप्यूटिंग, वस्तु इंटरनेट होता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और आपूर्ति श्रृंखला जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकी उपक्षेत्रों में मांग और विकास में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका फ़ायदा स्टार्टअप डेफिनेटली उठा सकते हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत पर चलते हुए इन स्वदेशी व्यवसायों को वैश्विक विशाल प्रतिष्ठानों के रूप में उभरने में सक्षम करने के लिए तैयार है और वह इस बात के लिए प्रयासरत है कि भारतीय नवोन्मेषक भविष्य की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने में सक्षम बने। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति क्या है? स्टार्टअप के लिए ये एक वरदान के रूप में है। तो आर्टिकल में इस तरह से हेडिंग्स होती हैं ताकि हम उन टॉपिक्स को उन चीज़ों पर वो एक तरह से उनको हाईलाइट कर सकें। व्यवसाय और जीवन सुगमता बढ़ाने के लिए 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी NALP शुरू की गई। इस नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स के खर्च को मौजूदा 13 या 14% से घटाकर विकसित देशों के स्तर तक लाना है और इससे स्वदेशी जो लॉजिस्टिक्स हैं, स्वदेशी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। साथ ही खर्च में कमी से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कार्यकुशलता बढ़ाने की कोशिशें तेज होगी और मूल्य संवर्धन और उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। NLP की परिवर्तन लाने की क्षमता, गतिशक्ति, सागरमाला और भारतमाला जैसी कनेक्टिविटी और अवसंरचना में सुधार लाने की पिछली योजनाओं के साथ मिलकर और भी यहाँ पर बढ़ जाती है। आवासन अवसंरचना, मनोरंजन, आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के अवसरों के साथ ही ऊर्जा, अंतरिक्ष और विज्ञान, मृदु शक्ति, पर्यटन, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्र भी भारतीय स्टार्टअप संस्थाओं को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने की क्षमता रखते हैं। ABCG सेंटर भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स क्षेत्र में हाल के दिनों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, जिसमें कई वैश्विक खिलाड़ी युवाओं को रोजगार के अपार अवसर प्रदान करके भारतीय प्रतिभा पूल में प्रवेश कर रहे हैं। ये स्टार्टअप सरकारी पहलों के माध्यम से अपने उद्यम और नवाचार के माध्यम से वैश्विक बाजारों में अपनी पहचान बनाने की डेफिनेट सी बात है कि अपनी क्षमता वो रखते हैं। भारत विश्व का ज्ञान और विषय वस्तु केंद्र बन चुका है। भारत विश्व का ज्ञान और विषय वस्तु केंद्र। खेल के साथ ही योग, अध्यात्म, संगीत, सिनेमा तथा दर्शन, साहित्य भी विश्व भर में भारत का वर्चस्व स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा कार्यक्रमों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज दिवस सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। लिहाजा हमें स्टार्टअप के जरिए भी भारत की मृदु शक्ति क्षमताओं का पूरा फ़ायदा उठाने के तौर तरीके हमें विकसित करने चाहिए। और भी तरीक़ों से इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें, हमारा देश दशकों तक रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक रहा है। अब तक हम इतने साल हो गए, इतने दशक हो गए हैं, अब तक हम रक्षा उपकरणों का सबसे बड़े हम आयातक हैं, यानी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब हम दुनिया के 75 देशों को इन उपकरणों का निर्यात भी कर रहे हैं। भारत से रक्षा निर्यात पिछले 5 वर्षों में 6 गुना बढ़ गया है और सरकार ने 2024-25 तक भारत में रक्षा निर्यात को 1.5 अरब डॉलर से बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कि अब तक हम 1.5 अरब डॉलर का कर रहे हैं, तो अब हम 5 अरब डॉलर का इसमें जो है लक्ष्य रखते हैं। सरकार ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवोन्मेष, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX फ्रेमवर्क शुरू किया है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप संस्थाओं, व्यक्तिगत नवोन्मेषकों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा शिक्षा जगत के सहयोग से रक्षा, विमानन और अंतरिक्ष क्षेत्रों में नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहन करना तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इसका कार्य है। इस फ्रेमवर्क के तहत अब तक 7 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज आयोजित किए जा चुके हैं। IDEX फ्रेमवर्क के अंतर्गत
सरकार नवोन्मेष, डिजाइन और विकास पर ध्यान दे रही है। वह प्रोटोटाइप के सफल विकास के लिए स्टार्टअप संस्थाओं और नवोन्मेषकों को सहायता भी मुहैया करा रही है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के विभिन्न दौरों में बड़ी संख्या में स्टार्टअप संस्थाओं ने डेफिनेट सी बातें कि हिस्सा लिया है। अब तक प्रोटोटाइप विकास के लिए 136 स्टार्टअप संस्थाओं को शामिल कर 102 अनुबंध किए गए हैं और मंत्रालय ने 14 आईडेक्स उत्पादों की आवश्यकता को मंजूरी भी दे दी है। इससे आईडेक्स विजेताओं को आपूर्ति का आदेश देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए 498.78 करोड़ रुपए के बजट अनुदान से आईडेक्स से संबंधित केंद्रीय योजना को मंजूरी दी है। रक्षा बलों की ओर से जो भी समस्याएं सामने लाई जा रही हैं, उनके प्रौद्योगिकी और प्रोटोटाइप विकास के जरिए तुरंत समाधान के लिए उन्हें आईडेक्स फ्रेमवर्क के अधीन लाया जाता है। अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप। 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से कम का था। 2014 की बात करें तो कृषि बजट जो है वो 25,000 करोड़ रुपए से भी कम का था, लेकिन अब यह 1,25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका है। तो देखिए कितने गुना, लगभग 5 गुना हो चुका है। भारत में 9 साल पहले कोई भी कृषि स्टार्टअप नहीं था, मगर अब इनकी संख्या 3,000 से ज़्यादा हो चुकी है। कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप संस्थाओं के लिए गतिवर्धक कोषों के सृजन से डिजिटल अवसंरचना निर्माण के साथ ही वित्त पोषण के रास्ते भी तैयार हो रहे हैं। युवाओं और नौजवान उद्यमियों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। छोटे किसानों के लाभ और कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप संस्थाओं के विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए श्री अन्न को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, श्री अन्न योजना जो कि मोटे अनाजों के लिए है। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है ऑल ओवर हमारा इस आर्टिकल का बेहद इंपॉर्टेंट निष्कर्ष कि विश्व में भारत की पताका लहराने के लिए नवोन्मेषी युवा वर्ग की सराहना की जानी चाहिए। इसकी बदौलत ही भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया भर में हलचल पैदा कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का जुनून, सच्चाई और ईमानदारी से भरा होना उसकी ताकत है। वह सतत अन्वेषण करते हुए खुद में सुधार लाकर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और वह लगातार सीखते और खुद में परिवर्तन लाते हुए अपने आप को नई स्थितियों के अनुरूप ढाल रहा है। मैं सभी युवा उद्यमियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आपकी स्टार्टअप संस्थाओं के लिए समूचा विश्व एक मंच है। आप वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। तो ये हमारा बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ब्यूटीफुल सा एक आर्टिकल। स्टार्टअप क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है जब हम नवाचारित नवोन्मेष की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि डिजिटलीकरण किया जा रहा है हर एक चीज़ का, और उस फैक्टर में अगर हम देखें तो स्टार्टअप जो है एक बेहद इंपॉर्टेंट बनता है जीडीपी के लिए और युवा वर्ग के लिए। तो सिंपल सी बात है, हमारा आर्टिकल स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में युवाओं के लिए अवसर, जिसके लेखक हैं अनुराग सिंह ठाकुर। तो ये ब्यूटीफुल सा आर्टिकल हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।